अब सॉल्व करते हैं तीसरा सवाल। इसमें निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस तीसरे सवाल में हमारे पास जितने भी सवाल आएंगे वह सभी के सभी हमें प्रतिस्थापन विधि से जो है सरल करने हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इसका पहला सवाल हम देखते हैं। इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 होने का मतलब ये हुआ कि एक संख्या छोटी है और एक संख्या क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ी वाली संख्या है वह छोटी संख्या से कितनी बड़ी है, 26 से ज़्यादा है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा होना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याएं मानते हैं। माना छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y और बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं x। तो पहली शर्त क्या रखिए कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली शर्तानुसार कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है हमें दे रखा है वह कितना दे रखा है, 26। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरा क्या कह रहा है कि जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब सीधी सी बात है कि जो संख्या बड़ी होगी ना वही तो 3 गुनी हो सकती है छोटी संख्या की। तो दूसरी शर्त के अनुसार कि जो बड़ी संख्या है ना वह छोटी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या वही छोटी वाली की 3 गुनी होगी, छोटी वाली है वह बड़ी संख्या की 3 गुनी नहीं होगी। तो अब ये जो x का मान है वह कहाँ पे रख देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ये x बराबर 3y हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पे x है, इसके जगह कितना रख देंगे, 3y रखेंगे। तो ये आ जाएगा 3y माइनस y बराबर में 26। तो 3y में से y गया तो बचेगा 2y और 2y बराबर 26 आ गया। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 26/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 13। तो ये आ चुका है हमारे पास y का मान। अब ये यहाँ पे रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर ये जो अपनी समीकरण 2 है x बराबर 3y, इसमें 3y का मतलब हुआ 3 गुणा y और y की जगह रखना हमें 13। तो 13 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 39। अब देखो x हमने किसको माना था, बड़ी संख्या को। तो हमारे पास जो बड़ी संख्या आ चुकी है, अतः बड़ी संख्या वो 39 हो गई और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या आ गई हमारे पास 13। क्योंकि छोटी संख्या हमने किसको माना था, y, और y की वैल्यू क्या आ गई, 13। अब इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू आई ना ये हमारी क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन कह रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो 39 और 13 का अंतर कितना हो गया, 26। फिर ये दिया गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो 39 है वह 13 का क्या हो गया, 3 गुना। क्योंकि जो 39 होता है ना वह इस 13 का 3 गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो दोनों वैल्यू आई है, दोनों संख्या ये है, वह एकदम से सही है। तो इस प्रकार आप जो भी वैल्यू आती है उसको इस कंडीशन में रख के चेक कर सकते हो
के सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम सरल करते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दो संपूरक कोण दे रखे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उनको संपूरक कोण कहा जाता है। तो ऐसे दो कोण कोई भी हो सकते हैं जिनका योग होना चाहिए 180 डिग्री, जैसे 110 और 70, यानी संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें दोनों कोण मानने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो है बड़ा कोण और दूसरा क्या है, छोटा कोण। लेकिन कंडीशन ये दे दी कि संपूरक है, इसका मतलब कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चाहे 100 और 80 हो सकता है और 90 और 90 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोण मानते हैं। तो माना अब बड़ा कोण हमने मान लिया x और छोटा कोण हमने मान लिया y। बड़ा कोण है वह है x डिग्री और जो छोटा कोण है वह है y डिग्री। अब पहली कंडीशन क्या है कि संपूरक कोण है दोनों, यानी दोनों का योग क्या होगा, 180। तो हम लिख सकते हैं पहली शर्त से दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हमारे पास पहले इक्वेशन है आ चुकी है। और दूसरी शर्त ये कह रही है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे बड़ा कोण कितना है, x, वह छोटे कोण से 18 अधिक है। छोटा कोण हमने क्या मान रखा है, y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अपना बड़ा कोण है x वह छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटे कोण यानी y है, उससे 18 अधिक है, तो उसमें 18 जोड़ने पे बड़ा कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। अब जैसा कि हमने पिछले सवालों में किए थे कि इसमें हमें जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रही है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये जो x का मान है y प्लस 18 डिग्री, ये समीकरण 1 में रखेंगे इसके x की जगह पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं y प्लस 18। तो ये आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री और प्लस में क्या आ रहा है, y। तो आ जाएगा y डिग्री बराबर में है 180। ये इस x की जगह हमने ये मान रखा है y प्लस 18 डिग्री। तो x की जगह आ गया y प्लस 18 डिग्री और प्लस में y, ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर में 180। y और y ऐड होके क्या बचेंगे, 2y और इधर आ जाएगा 180। ये जो प्लस का 18 है इधर लाते आ जाएगा माइनस में। स्टूडेंट्स, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, चर पदों को अलग कर लिया और अचर पदों को अलग कर लिया। तो इसको आगे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 घटाने पर 162 डिग्री आता है और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 162/2 यानी 81 डिग्री। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, ये जो अपने पास समीकरण 2 है इसमें y की वैल्यू रख देंगे ना, तो किसका मान आ जाएगा, x के मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर
तो समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर y डिग्री की जगह रख देंगे 81 प्लस ये 18 डिग्री, और इनको जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99 डिग्री। तो x हमने माना था बड़ा कोण, तो हमारे पास बड़ा कोण आ गया है 99 डिग्री, और छोटा जो कोण है उसको हमने माना था y, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 डिग्री। अब दोनों संपूरक हैं, इसका मतलब इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये 99 और एक अगर इधर से ले लें तो 99 और 100 और ये 80, यानी दोनों का योग कितना हो रहा है 180। दूसरी कंडीशन कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे वाले से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो ये जो मान है वो दोनों शर्तों क्या कर रहे हैं संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार आप जो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब सरल करते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जितने भी इस तीसरे में क्वेश्चन हैं वह सारे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य पूछा गया है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे कुछ चर राशि मान लेंगे। तो माना एक बल्ले का मूल्य वो हम मान लिया हमने x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य यह आ गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं y रुपये। अब पहली शर्त के अनुसार देखो, अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो पहले उसने कितने बल्ले खरीदे थे 7, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना आ गया 7x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का कितना आ जाएगा 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का आ जाएगा 6y, और इनका जो कुल खर्चा है वह कितना है 3800 रुपये। यह आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो इसने ये दिया था कि पहले उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है 3800 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y, और ये जो गेंदों का और 6 गेंदों का और 7 बल्लों का कुल मूल्य कितना है 3800 रुपये। इसी प्रकार दूसरी शर्त से उसने जो खरीदे ना दूसरी बार में 3 बल्ले, तो x के हिसाब से 3 बल्लों का आ जाएगा 3x, और 5 गेंदे तो 5 गेंदों का हो जाएगा 5y, और कुल मिला के इनका जो खर्चा हो रहा है वह 1750 रुपये, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार इस दिए गए प्रश्न से हमारे पास 2 रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें इसको हम सरल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसा कि हम पीछे के सवालों में करते आए हैं वैसा ही हमें इनमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 में से किसी भी चर का मान लेते हैं, यानी x या y का मान हम इसमें लेते हैं। तो समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ पे x का मान लेते हैं, तो x वाले पद को हमें अलग करना है। 5y प्लस का है, ये जब जाएगा 1750 की तरफ तो माइनस में बदल जाएगा, और इससे x का मान आ जाएगा 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 गुणा में है वो इधर के भाग में आ जाएगा। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये समीकरण 2 से आई है,
तो हमें इसको इसमें नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो जो हमारे पास समीकरण 1 आई है उसमें क्या करेंगे, इस x का मान ये रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे रही तो 7 और x का मान ये रखेंगे 1750 माइनस 5y बट्टे में 3 प्लस 6y ऐसा कैसा आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 3800। अब हमने क्या किया है, इसमें जो x की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब हमें इसको थोड़ा सरल करना है और इससे हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अब इस 7 को अंदर दोनों से गुणा करना है। तो जब 7 को 1750 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12,250। फिर ये प्लस का और ये माइनस का तो गुणा होकर माइनस में आ जाएगा। 7 को 5 से गुणा किया तो 35y बट्टे में क्या है 3 और प्लस 6y बराबर में 38। अब यहाँ पे हमें इनका जो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जो दोनों पद है इनको जोड़ने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और बराबर में हम 3800 ऐसा कैसा लिख देते हैं। देखो इधर बट्टे में 3 है, इधर कुछ नहीं है तो एक मानने को मान सकते हैं, अदरवाइज ये इसका एलसीएम में आ जाएगा। 3 में 3 से भाग किया तो एक बार जाएगा भाग और एक को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये ऐसे की ऐसी आ जाएगी। तो आ जाएगा 12,250 माइनस में 35y प्लस है तो प्लस लगाया। अब इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है बट्टे में तो ये सीधा गुणा हो जाएगा। तो 6 3 18y। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो y वाले पद हैं इनको सरल करते हैं। तो 12,250 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये आ गया 12,200, ये हमारे पास आ गया 12,250। अब देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा जोड़े जाते हैं। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 35 में से 18y घटाते हैं तो ये आ जाएगा 17y, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या वो किसकी है, माइनस की। और ये जो इधर बट्टे में 3 है ये आगे गुणा हो जाएगा 3800 से। तो ये आ जाएगा 11,400। यहाँ पे इसे 12,250 को ऐसा कैसा लिख दिया, 35y में से 18y घटाया तो 17y बचेगा और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और ये भाग वाली संख्या है, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो इसके गुणा में चली जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें चर और अचर पदों को अलग करते हैं। 17y है, ये हमारे पास चर वाला पद है तो 17y ऐसा कैसा इधर रह जाएगा और ये 11,400 अपनी जगह पर है। ये प्लस का है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 12,250 तो माइनस का 17y। अब 11,400 में से 12,250 घटते नहीं हैं तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो 12,250 घटा देंगे ये 11,400 में से तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 850। अब दोनों तरफ क्या है, माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर ये 17 में है और इधर आके ये 850 के भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार y की वैल्यू आ गई है 50। अब ये y की वैल्यू हमें रखनी है समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर
तो यहाँ पे x बराबर 1750 माइनस 5y, और y की जगह रखना हमें 50 और भाग में है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1750 ऐसा कैसा आ जाएगा, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25, यानी 250 ही आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 3। 1750 में से ये 250 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1500, और भाग 3 लग रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 500। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है 500 और y की वैल्यू आ चुकी है 50। x हमने क्या माना था, वो था एक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य वो हो गया अपने पास 500 रुपये, और y हमने माना था एक गेंद का मूल्य। तो एक गेंद का मूल्य ये हो गया अपने पास 50 रुपये। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सरल किया है। अब सरल करते हैं तीसरे का चौथा क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी नियत भाड़ा वो होता है, जैसे मान लो आप टैक्सी में बैठ गए तो उतने रुपए तो आपके लगने ही हैं, फिक्स है। फिर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी इसमें बताया गया है कि एक टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा तो है उसमें, यानी फिक्स है। जैसे आप टैक्सी में बैठे हो तो आपको उतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे, फिक्स है। उसके अलावा प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग चार्ज लगेगा। तो इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें पूछी गई है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो नियत भाड़ा है वो मान लेते हैं। माना टैक्सी का नियत जो भाड़ा है वह हो गया इसका x रुपये हमने मान लिया, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा का मतलब हो गया 1 किलोमीटर का, और वो हमने मान लिया y रुपये। देखो 1 किलोमीटर का है ये, तो 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y। अब इसमें जो पहले दे दिया कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ रहा है उसको 105 रुपये। तो पहली शर्त से देखो, यानी x रुपये तो उसका नियत भाड़ा, ये तो लगना है ही है। नियत भाड़ा 100 रुपये है तो टैक्सी में ये तो भाड़ा लगना है। उसके अलावा 10 किलोमीटर का अलग चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का कितना रुपये लग रहा है, y रुपये। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लग जाएगा, 10y। तो 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना चुकाया है, 105 रुपये चुकाया है। ये आगे समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त ये कर रही है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये चुकाया है। तो इसमें भी क्या होगा कि नियत भाड़ा तो उसे देना ही होगा। उसके अलावा 15 किलोमीटर के लिए, जब 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है y, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15y। और ये भाड़ा उसने दिया है 155 रुपये। तो ये आगे समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में से किसी एक में हमें x या y की वैल्यू लेकर दूसरे समीकरण में क्या करनी है, प्रतिस्थापित करनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ से 2 से ले लेते हैं। x का मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा x बराबर प्लस का 15y है, पक्षांतरण करते किस में बदल जाएगा, माइनस में।
ये आ गया समीकरण नंबर 3। अभी जो x का मान आया है वो हम प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो जहाँ पर समीकरण 1 में x दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये वैल्यू हमें रखनी है। ये समीकरण 1 है हमारी, तो x की जगह रखना है हमें 155 माइनस 15y और प्लस में आ जाएगा 10y बराबर 105। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसको सरल करते हैं। तो 155y ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखो एक माइनस का एक प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा जो है घटते हैं। तो 15y में से 10y गया तो 5y बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है। और बराबर में आ जाएगा 105। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो इस पद को हम अलग करेंगे और अचर पदों को अलग करेंगे। 155 प्लस का है, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में। 105 अपनी जगह पर है, इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में बन जाएगा। तो इधर आ जाएगा माइनस का 5y बराबर 105 में से 155 माइनस नहीं हो पाता है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ से हमारे पास 155 में से 105 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 50। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 50/5 यानी 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y की। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो y की वैल्यू है अपने समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ये जो समीकरण हमारी 3 ली थी हमने, इसमें रखेंगे y की वैल्यू, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये समीकरण 3 है, इसमें रखेंगे तो x बराबर 155 माइनस 15y और y की जगह रखना है हमें 10। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 155 माइनस, इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 150 और 155 में से 150 घटाए तो आ जाएगा 5। तो x का मान आ गया 5 रुपये और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10 रुपये। तो x हमने माना था नियत भाड़ा, तो हम लिख सकते हैं कि जो अपना नियत भाड़ा है वो हो गया 5 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर के लिए यानी प्रति किमी का भाड़ा, प्रति किमी जो भाड़ा है ना वह कितना रुपये है, 10 रुपये है। यानी अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको 5 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे। उसके लिए बाद में अलग से 1 किलोमीटर का 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर चलेंगे तो 20 रुपये तो ये हो गए, प्लस 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल था जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि से सरल किया है। अब सरल करते हैं तीसरे का 5वां सवाल। ये भी हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें हमें भिन्न संख्या ज्ञात करनी है। तो भिन्न संख्या में ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से भिन्न संख्या माननी पड़ेगी। माना भिन्न संख्या बराबर x/y। आप चाहो तो x को अलग से मान सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो बाद में लिख सकते हो अतः भिन्न संख्या बराबर x/y, वरना डायरेक्ट भी आप इसे मान सकते हैं। अब जो पहली शर्त है उसके अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या है कि अंश व हर दोनों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ दिए जाए। तो ये जो अपनी भिन्न संख्या है
इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 9/11। तो बराबर में क्या लिख देंगे 9/11। अब इनको हमें वज्र गुणा करना पड़ेगा, यानी 11x+2 से गुणा होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं इसको, और ये y+2 इस 9 से गुणा होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 11 गुणा होगा किससे, x+2 से, और इधर ये जो 9 है वह y+2 से गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा इसको हमें कहते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद में हमें एक की कंडीशन और लेनी पड़ेगी। देखो 11 को x+2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 11x+22 बराबर, अब 9 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 9y और प्लस में 18। अब दोनों चर वाले पदों को अलग करते हैं, तो 11x ये इधर है, प्लस का 9y है, इधर आते ही माइनस में बन जाएगा, यहाँ पे 18, ये प्लस का है 22 और दूसरे पक्ष में आते ही बन जाएगा माइनस का। तो 11x माइनस 9y बराबर, देखो 18 में से 22 माइनस नहीं होता है तो उत्तर आएगा माइनस में, और 22 में से 18 गया तो कितना आ गया 4, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम लेते हैं दूसरी शर्त। तो इसमें दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि अंश व हर में 3 जोड़ दिए जाए। तो देखो जो सवाल था हमारे पास, दूसरी शर्त ये थी कि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अंश व हर में 3 जोड़ना है। तो अपनी जो भिन्न थी वह है x/y, तो इसके अंश में भी 3 जोड़ दिए जाते हैं और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न हो जाती है 5/6। अब इनको वज्र गुणा करेंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 6x+3 बराबर, ये इधर 5 है, y+3 से गुणा हो जाएगा। अब थोड़ा सरल करते हैं, 6 को अंदर दोनों से गुणा करेंगे तो 6x+6 दिए 18, और 5 को y से गुणा करेंगे 5y, प्लस में 5 दिया 15। अब इसमें दोनों चर वाले पदों को अलग कर लेते हैं, तो 6x ये प्लस का 5y है, पक्षांतरण करते आ जाएगा माइनस में, इसको इधर लेके आएंगे, और ये अब अचर पदों को अलग करेंगे तो 15 अपनी जगह पर है, प्लस का 18 है, इसको इधर लेके आएंगे, यानी पक्षांतरण करने पे ये बन जाएगा माइनस का। तो 6x माइनस 5y बराबर, 15 में से 18 माइनस नहीं होता है तो उत्तर आएगा माइनस में, और 18 में से 15 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। ये बन गए समीकरण नंबर 2। इसमें हम चाहें तो पहले इसका मान जो है यहाँ पे ज्ञात कर सकते थे सीधा ही, इसमें हमें जो ये भिन्न समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि हमें लगानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि या तो इससे ये जो पद था ना यहाँ पे, इसी पद से हमें जो है कौन सा मान ले सकते थे, इसका x का मान ले सकते थे। तो इसको थोड़ा सरल करने के लिए क्या करेंगे कि 6x बराबर, ये माइनस का 3 है और ये 5y है, इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। देखो इसको समीकरण 3 ना दे तो भी चलेगा, 2 नहीं देंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक स्टेप ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। माइनस का 5y इधर ही रखने देते हैं ना इसको, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 5y बन जाएगा। ये माइनस का 5y है, इधर आते ही प्लस का, और माइनस का 3 क्या है पहले से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5y माइनस 3, और बट्टे में क्या आ गया 6। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें तो x या y की वैल्यू लेकर दूसरे समीकरण में रखनी है, यानी जिस समीकरण से हमने x का या y का मान लिया है उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो समीकरण है हमारे पास उसमें हमें यहाँ पे माने रखना है। अब ये जो समीकरण 2 से जो मान है x का, वो रखेंगे हम समीकरण 1 में। जो हमारे पास समीकरण 1 है ये, इसमें मान रखना है। तो समीकरण 1 में
x का मान रखने पर। तो 11 और x की जगह रख देंगे हम 5y - 3 और बट्टे में कितना है 6 और इधर है -9y बराबर में -4। अब क्या करना है, इस 11 को अंदर गुणा करेंगे तो 11 को 5 से गुणा किया, 11 पंजे 55y और प्लस माइनस माइनस 11 तिये 33 बट्टे में 6 चल रहा है, उसको इसे चलने देंगे। माइनस में है 9y बराबर में -4। देखो इसको हल करने के लिए क्या करना है, हमें इसमें और इन पदों को घटाना है, तो उसके लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हर में 6 दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, वरना हम जानते हैं कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा, क्योंकि हर में सिर्फ क्या है 6 है। तो 6 को 6 से भाग किया 1 बार जाएगा, और 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 55y - 33। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 9 छक्के 54, ये सीधा गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा y बराबर में -4। तो देखो 55y में से 54y गया ना, तो क्या बच जाएगा y और माइनस का आ जाएगा 33। 55y में से 54y गए तो y और -33 ऐसा कैसा लिखा। अभी जो भाग में 6 है ना, ये इधर जाके गुणा में आ जाएगा इसके, और 4 से गुणा हो जाएगा, 6 चौके 24, यहाँ पे माइनस है तो आंसर किस में आएगा माइनस। इससे y की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस का 33 पक्षांतरण करेंगे तो दूसरे पक्ष में जाके बन जाएगा प्लस का, और इधर माइनस का 24 पहले से है तो ये माइनस का 24 लिखा। और 33 में से जब हम 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9। ये y की वैल्यू आ गई है, और ये जो मान हम रखेंगे समीकरण नंबर इसे 2 में, जिससे हमारे पास किसके मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है अपने पास कि x बराबर 5y और y की जगह रख दिया 9 माइनस में 3 बट्टे में 6, 9 पंजे 45 -3 बट्टे में 6 और 45 में से 3 गया तो बचेगा 42 और 42 बटे 6 का मतलब आ गया, यह आ जाएगा अपने पास 7। तो x बराबर आ गया 7। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई है 7 और y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 9। तो अपने पास ये भिन्न संख्या बन जाएगी, अतः भिन्न संख्या हमने मानी थी x बटे y। तो x का मान कितना है 7 और बटे में y का मान कितना है 9। तो अपने पास भिन्न संख्या बन जाएगी 7 बटे 9 और ये अपना आंसर होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए अब सरल करते हैं तीसरे का छठा और अंतिम क्वेश्चन। इसमें 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये आयु वाले सवाल हमेशा वर्तमान आयु पर निर्भर करते हैं, यानी अगर हमें वर्तमान आयु पता है तो आज से 10 साल पहले की या फिर 5 साल बाद की आयु हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों की आयु हमें लेनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु जबकि वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, क्योंकि आयु हमेशा वर्ष में होती है तो आपको यहाँ पे वर्ष लगाना जरूरी है।
तथा उसके जो पुत्र की आयु वो भी हम मान लेते हैं, पुत्र की आयु वो मान लेते हैं 22 वर्ष। अब देखो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कब की, 5 वर्ष बाद की, यानी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो आज से 5 साल बाद वह दोनों क्या हो जाएंगे, 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो उनके 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद है, ये दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु आज जेकब कितने वर्ष का है, x वर्ष का, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद में जेकब की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष, तथा उसका पुत्र भी 5 साल बड़ा होगा। तो पुत्र की जो आयु है वह वर्तमान आयु तो y है, और आज से 5 साल बाद वह क्या हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो 5 साल के बाद दोनों की आयु हमारे पास से आ चुकी है। इन्हीं वर्तमान आयु से हमने 5 साल बाद की आयु निकाल ली है। तो जेकब की आयु 5 साल बाद है x + 5 वर्ष, और पुत्र की आयु है y + 5 वर्ष। अब जो पहली शर्त है, पहले शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु कितनी है, x + 5, ये हो जाएगी 3 गुनी किसकी, उसके पुत्र की आयु की, और पुत्र की आयु कितनी है, y + 5। एक बात ध्यान रखना कि ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, कि 5 वर्ष बाद में 3 गुनी हो जाएगी, तो हमें आयु ये 5 वर्ष बाद वाली ही लेनी है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो x + 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 अंदर गुणा हो जाएगा, तो 3y प्लस में 5। अब इसमें इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, तो क्यों ना हम यहाँ से सीधा x का मान ले लेते हैं। तो x = 3y, अभी प्लस का 5 है, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। तो ये प्लस का 15 है, इस प्लस के 5 को जब हम इधर लेके आएगा ना, तो ये बन जाएगा -5। x बराबर आ जाएगा 3y, और 15 में से 5 गया तो 10 बच जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। देखो हमें तो प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहीं से x की वैल्यू हमने ले ली है। अब जो सेकंड कंडीशन है ना, उसमें क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष पूर्व है ना, वह 7 गुना था, अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो अब इसमें 5 वर्ष पहले की आयु लेंगे दोनों की, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो आज जेकब x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व वो 5 साल क्या था, छोटा था। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी आ गई, x - 5, क्योंकि आज से 5 साल पहले जेकब 5 साल क्या था, छोटा था। तो वर्तमान आयु में से 5 हमने घटा दिया, और उसके जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। तो यह गया y - 5 वर्ष। अब वो बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है ना, जेकब उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी शर्त से, तो जेकब है उसकी आयु है x - 5, वह 7 गुना था अपने पुत्र की आयु का।
तो यहाँ से आ जाएगा y-5, यानी 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर 7 गुना का बोलते हैं तो 7 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x-5 ऐसा कैसा, और 7 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 7y, और प्लस माइनस माइनस 7 को 5 से गुणा किया 35। अब इसमें चर पदों को एक तरफ कर लेते हैं। प्लस का 7y है, इधर आके माइनस भी बन जाएगा, और ये माइनस का 35 ऐसा कैसा आ जाएगा। माइनस का 5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5। ये जो माइनस का 5 था उसको तो इधर लेके आ गए 35 की तरफ, और ये जो 7y था प्लस का उसको हम दूसरे पक्ष में लेके आए हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का। इसमें क्या करना होता है कि चर पदों को अलग कर लिया हमने और अचर पदों को अलग कर लिया। तो x-7y बराबर, देखो एक माइनस का और एक प्लस का, तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा घटते हैं। तो 35 में से 5 गए, 30 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की। अब देखिए कि इसमें हम मान रखेंगे x का मान जो समीकरण 1 से हमारे पास है 3y प्लस का 10, इसमें हम रखेंगे। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x की जगह रखना हमें 3y प्लस 10, तो यह आ जाएगा 3y प्लस में 10, इस x की जगह रखा, और माइनस में 7y ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर में चल रहा है माइनस का 30। देखो एक y वाला पद प्लस का है, एक माइनस का, विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे। 7y में से 3y गए तो आ जाएगा 4y, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और इधर माइनस का 30। अब ये प्लस का जो 10 है ना, इसको भी दूसरे पक्ष में लाते हैं तो ये माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि हमें इस चर की वैल्यू चाहिए, तो हमने चर वाले पदों को अलग कर लिया और अचर पदों को एक तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 4y बराबर, देखो समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, और 30 और 10 कितने हो गए, 40, और चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस में, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y बराबर, इससे y का मान लेना है, तो y बराबर आ जाएगा 40/4, यानी 10 वर्ष। अब ये मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, जो अपने पास समीकरण 1 है इसमें y का मान रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये 1 है, सॉरी हमें y का मान रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास y का मान आया है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 3y, और y की जगह रखना है 10, प्लस में यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 10 को 3 से गुणा किया 30, और 30 प्लस 10 यानी 40। तो x हमने माना था जेकब की वर्तमान आयु, तो हमारे पास जेकब की वर्तमान आयु वो आ गई है 40 वर्ष, और ये यहाँ से y की वैल्यू हमने मानी थी पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, और वो हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे 10 वर्ष। तो इस प्रकार ये दोनों की आयु आ चुकी है।